कितने प्रकार के होते हैं वही बता दीजिए। वायुमंडल कितने प्रकार के होते हैं? नहीं सर, वायुमंडल परतें अच्छा, परतें। अब हम समझ गए, जब बेसिक है नहीं पता है। नहीं सर, पता है, डाउट है। हाँ डाउट है, कोई बात नहीं, सुनिए, बैठ जाइए, अब हम समझ गए। एटमॉस्फियर, अब ये परतें क्या हैं, ये वायुमंडल क्या है, ये कैसे बधा है, किस किस चीज़ से बना है, आखिर ये परतें कहाँ से, हम लोग देखते हैं तो परत तो नहीं दिखाई देती ना, तो ये फिर परतें क्यों पढ़ाई जा रही है, इसके क्या महत्व, कौन क्यों कर रहा है? ठीक है, और वास्तव में जो चीज़ बन रही है कैसे इसका निर्धारण हुआ, हमारे पास 1 घंटा 20 मिनट है, ठीक है ना, कोई बात। देखिए अंग्रेजी में इसको कहते हैं वायु, और ये मंडल से बना है। मंडल का मतलब होता है घेरा, स्फीयर का मतलब होता है गोल घेरा, और एटमो का मतलब होता है वायु। यानी कि कोई जो हमारी पृथ्वी है उसको हम मानते हैं कि वो स्फीयर गोलाकार है, ठीक है, और ये ठोस और जो भी जल स्थल मंडल से इन सब से मिलके बना है, लेकिन ओवरऑल जो पृथ्वी है जो उसकी परतें हैं वो ठोस है, जिसमें क्रस्ट मेंटल कोर है, और इसके कारण इसमें गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अपनी तरफ खींचता है। ग्रेविटेशनल फोर्स 2 तरह के, एक तो ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, यूनिवर्सल। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण को न्यूटन ने खोजा था 6.6 ना 10⁻34 न्यूटन के बल से, इतने बल से हर एक वस्तु अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, और इसमें जो है जो इसके एटम है, जो इसकी बनावट है, इसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल है, और इसका जब मान निकाला गया वो 9.8 न्यूटन ना, और इससे कोई चीज़ खींच रही है। खींचने के बाद जब धीरे धीरे जान से समझिए, ये सारा का सारा चीज गैसों का आवरण है, स्फीयर। अब आपको लगता होगा कि खाली ऊपर है, ठीक है, एक दिन ये सब बैठे थे ग्लोब पे, हमने बताया था, ग्लोब यहाँ है नहीं, कि ये इतना पृथ्वी का कर्व है, कर्व मतलब वक्र, अच्छा अंग्रेजी बोले थोड़ा चल जाएगा काम, तो जो कर्व है वो हम ऐसे 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 होते चले जाते हैं और हमको पता नहीं चलता, और एक दुनिया ये भी, ये गिरता नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसके लिए आसमान ऐसे हो जाता है, जैसे आप चांद देखते हैं, तारे देखते हैं, गैलेक्सी में अपने सब खेल रहे हैं, तो चूँकि हम लोग नॉर्थ में है ये दिखाई दे रहा है, साउथ वाले के लिए वो नीचे हो जाता है। वो थोड़ा सा 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन सोचेंगे तो बात को पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये गैसेस, ठीक है, जो ये गैसों का मिश्रण होता है, गैसों का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसको हम कहते हैं वायु। और ये भाग इसलिए नहीं रहा है कि हर एक गैस का, थोड़ा सा जो फिजिक्स जानते हैं, उनका एक VRMS होता है, वेग होता है। अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा का वेग है तो वो कोलाइड कर जाएंगे, अगर उससे कम है तो वो बधी रहेंगे। तो शुक्र है कि ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम, जो भी धूल के कण हैं, फला हैं, इनका जो VRMS है, जो गैसों की गति है, वो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है। चंद्रमा पे वायुमंडल इसी नहीं मिलता क्योंकि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है उससे ज़्यादा गैसों का वेग है, तो वो पलायित हो जाती है, भाग जाती है। तो अब चूंकि यहाँ पलायन हो नहीं पाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बांधे रखेगा। आप ये बताएं कि ये पृथ्वी इसका एक केंद्र है, यहाँ से बात को समझे, कहानी की तरह समझ में आ जाएगी। ये केंद्र है, तो सबसे ज़्यादा खिंचाव केंद्र पे रहेगा या केंद्र से दूर रहेगा? केंद्र में रहेगा। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे हम यहाँ पर ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, केंद्र से दूरी बढ़ती जा रही है ना, और
यहाँ अगर हम बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ का वायुमंडल ज़्यादा खींचा होगा ना, नहीं होगा भाई? गैसों को ज़्यादा खींचा रहेगा तो पकड़ा रखेगा ना। आप सब हैं, हरदोई के ही हैं, घंटा 2 घंटा 4 घंटा घर के लिए बाहर गए हैं, लेकिन घर से खिंचाव तो है ना, कहाँ गए? आप अभी घर से दूर चले जाओ, लखनऊ, घर वालों के कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर हो जाएंगे, नहीं होंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जा रहा है ना, थोड़ा और दूरी चले जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जा रहा है ना। इसी चीज़ को समझिए कि जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं, गैसों का जो खिंचाव है, गैसों का जो खिंचाव है वो पृथ्वी की तरफ कम होता है। जब आज़ाद होगा तो ये पूरा आसमान है ना उड़ने के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है, कम गैसें मिलने लगती हैं, तो इसका घनत्व क्या होता है, कम होगा कि ज़्यादा होगा? भीड़ कम होगी ना। अरे भाई 5 किलोमीटर तक ऊपर तक सबसे ज़्यादा खिंचाव है, 5 किलोमीटर तक, उसके ऊपर जाते 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 8-10 किलोमीटर 18 किलोमीटर तक गैसों का जो घनत्व है, घनत्व समझ रहे हैं ना, एक एरिया में जो मॉलिक्यूल है, गैसों की मात्रा है वो कम होगी ना, तो अपने आप हवा की जो मात्रा है, वायु की मात्रा है, वो विरल होने लगेगी ना, कम होने लगेगी। तो एक तो वायुमंडल ऐसे ही बनने लगा कि हम पृथ्वी तल से ऊपर जैसे जैसे जाते आ रहे हैं, वायु की मात्रा या वायु का घनत्व कम होता है। अब इसमें हम जब देखेंगे कि वायुमंडल बनता किससे, कंपोजिशन, इसमें नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नियान है, ये तो गैस हो गई। इसी में धूल का कण भी है, नहीं है? इसी में धुआं भी है, इसी में वाटर वेपर है, जलवाष्प है, तो इन्हीं से मिलके बना है ना। तो जो ये मिश्रण हो गया ना, मिक्सचर, तो गैसों के मिक्सचर जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से आपस मतलब घेरे होते हैं और वो गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा होता है, ऐसे मंडल को हम वायु मंडल कहते हैं। क्लियर? अब ये वायुमंडल में खेल क्या हुआ, जो इन्होंने पूछा कि परत की क्या बात, हम ऐसे देखते हैं तो कहीं कुछ परता ही नहीं। देख लो सब लोग अपना वायुमंडल, कहीं दिखाई दे रहा है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, कहीं दिखाई दे रहा है? तो अब इसी में एक आप कहते हैं कि एयर। अब एयर क्या है? विंड, इन विंड। तो जब यहाँ पर, हालांकि वो नहीं बताऊंगा, अब आपको जहाँ जो सवाल आपने पूछा है वो बता। ये पूरी की पूरी पोजीशन हो गई, आप सबको पता है कि ग्रेविटेशन, और ये पूरा का पूरा, ध्यान से पकड़ो बच्चा, ये पूरा का पूरा वायुमंडल है ना। जहाँ तक इसका ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, जहाँ नहीं काम कर रहा है, ये पृथ्वी का वायुमंडल, और जहाँ इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर हो जाता है, वो उसकी वायुमंडल से बाहर होकर अंतरिक्ष का हिस्सा करने लगता है ना, स्पेस, इसी को तो कहते हैं। अब देखिए 2 तरह की दूरी है। अब जब हमें देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ बढ़ते जाते हैं, गैसों की जो मात्रा है, परत है, वो कम होने लगेगी। और जब कम होने लगेगी तो खाली गैस ही नहीं कम होगी, वहाँ पर तमाम ऐसे जो भौगोलिक कारक हैं, वायुमंडलीय फैक्टर हैं, एटमॉस्फेरिक फैक्टर हैं, उसमें भी बदलाव आना शुरू होगा। क्योंकि वायुमंडल ही ऐसा है जो सूर्य की ऊर्जा को, ऊष्मा को रोकता है। क्लियर? इतनी बात एकदम क्लियर हो गई। कभी भी सूर्य का प्रकाश सीधा पृथ्वी को गर्म नहीं करता। कारण क्या है, पहले ये चीज़ समझा करो कि जो सनरेज आती है वो शार्प वेव के रूप में आती है, लघु तरंग के रूप में, और लघु तरंग पे इतनी क्षमता नहीं है कि वो पृथ्वी को गर्म कर सके। तो सन, इसको मिटा दें, जब सनरेज होती है वो डायरेक्ट रेडिएशन के माध्यम से किसमें आती है, लघु तरंग या शार्प वेव के रूप में। जब ध्यान से बात को सुनो,
अब पृथ्वी पे जब वो पड़ती है तो पृथ्वी इसको सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद, ध्यान से बात को समझ, एब्जॉर्ब करने के बाद पुनः यह बाहर निकालती है और ये हो जाती है लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव जिसको दीर्घ तरंग कहते हैं। और इस लॉन्ग वेव को जो वायुमंडल है वो सोखना शुरू कर देता है, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो ये बताएं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व होगा वो सबसे ज़्यादा गर्मी सोखेगा, या जहाँ पर सबसे कम घनत्व होगा वायु का वो ज़्यादा गर्मी सोखेगा? जहाँ पर घनत्व सबसे ज़्यादा होगा या वायु की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, निश्चित रूप से वो ज़्यादा सोखेगा ना। तो कहानी की तरफ पढ़ाएंगे, लग रहा है जैसे मिक्की माउस वाला कहानी चल रही है। तो बिल्ला उछड़ता है, उसको बंद कर देता है। हम भी कभी देखते थे, अब टाइम में नहीं मिलता है, लेकिन मज़ा बड़ा आता है उसमें। वो चूहा बहुत परेशान करता है बिल्ली, तो वही हाल है। तो ठीक है, अब यहाँ आ गए। तो अब ध्यान से देखिए, ये अर्थ है और ये इसका सब वायुमंडल है, ठीक है। तो अब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ होगा, यहाँ होगा, होगा ना, और धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। क्लियर? नहीं मुझे समझना है, सबसे कम टेम्परेचर कहाँ होगा बेटा? अरे वो छोड़ यार, समताप मंडल में बनाई यहाँ कम होगा ना। रट्टो तोता वाला काम मत किया, रटो मत। तो निश्चित रूप से क्यों? क्योंकि जब ये पृथ्वी है और यहाँ पर सन आया और प्रकाश जब पड़ा और उसके बाद उसको निकलने नहीं दिया, तो सबसे पहले ये सोखेंगे ना, जो बचेगा फिर ये सोखेंगे, फिर ये सोखेंगे, फिर ये सोखेंगे, ये। और दूसरी चीज़ है कि अगर ये बच भी गया तो इसको रोकने वाला तो कोई चाहिए ना। अगर ये चीज़ें हैं, आप इतने बैठे हो 80 लोग, इसमें कोई आदमी आ जाए तो आसानी से निकल जाएगा क्या? इधर, अरे इधर आओ। हाँ हाँ हाँ, वहाँ खड़ी हो। ये सनरेज थी एज ए शार्प वेव आई, कुछ देर यहाँ रुकी। ध्यान से समझिए जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। अब ये लॉन्ग वेव में बदल गए। अब उधर से वहाँ तक पहुँच गए। अरे उधर से नहीं, इधर तो रास्ता है, ये है, ये सब वायुमंडल हैं, घने हैं। निकल जाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले सुन लो, निकल जाओ। जाओ भाई, अरे उधर से नहीं, गली से कहाँ, इधर से ही निकलो ना। देखिए ध्यान से बात करो, एज ए प्रैक्टिकली मुझे कोई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती है। ये इनका जो है हिम्मत, अरे बात सुने यार, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये जीवन में आएगा ना समझ में। रट लो अलग बात है, प्रोफेसर बन जाओ, IAS बन जाओ, हैवी नॉलेज नहीं होगा आपके पास। ये जो बिटिया थी यहाँ से ये नहीं जाना चाह, मतलब कि नहीं जा सकती थी ज़्यादा टाइम। दैट इज कि यहाँ पर अवरोध है, डेंसिटी ज़्यादा है। और जब डेंसिटी ज़्यादा है तो ये इसको उतना रिपेल करेगा, रुकेगा। तो जितना देर तक लॉन्ग वेव रुकेगा उतना टेम्परेचर यहाँ रहेगा ना, रहेगा नहीं रहेगा। अब चूंकि ये पृथ्वी के अर्थ सरफेस पे है, यहाँ आए, ये थोड़ा पृथ्वी से दूर हुए, ये सब आजाद बंदे हो गए। यहाँ से वो भाग जाएगी, यहाँ से भाग जाएगी, यहाँ, और यहाँ से तो उड़ी हो जाएगा ना। बैठो, यही, हाँ एक्चुअली में जो इनका सवाल है ना, जो रेडिएशन होता है वो शार्प वेव का मतलब हाईली एनर्जी आती है। उसकी तरंग दैर्घ्य छोटी होगी तो ऊर्जा ज़्यादा होगी, सूर्य से जब आएगी तो उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी ना। लॉन्ग वेव का मतलब होता है कि जब उनको कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ऊष्मा नष्ट होती, और ऊष्मा नष्ट तो नहीं होती, परिवर्तित होती है, और फिर वो जाती है तो कम एनर्जी में तो वो लॉन्ग वेव में बदल जाती है। तरंग दैर्घ्य, वेव का मतलब तरंग दैर्घ्य, और सारा खेल ऊर्जा का। तो क्लियर? तो जितना टाइम ये आपको रिपेल करेगी, यहाँ आप गर्मी बढ़ाएंगी ना, नहीं यहाँ बढ़ाएंगे। तो अब दो चीज़ आपके पास मिल गया, एक वायुमंडल का घनत्व का कम होना, दबाव, और दूसरा चीज़ है टेम्परेचर। और आप सब जानते हैं कि 6.5 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर पे कम हो जाता है टेम्परेचर। इसीलिए कम होता है
1 किलोमीटर जैसे वो पहुंचेगा ना, गैसों का आवरण या घनत्व डेंसिटी कम हो जाएगा तो फट से भाग जाएगी। फिर वो तो इसी चीज के आधार पे, यानी सामान्य ताप पतन दर और सामान्य दबाव गैसों के घनत्व के आधार पर सामान्य ताप पतन दर नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट और सामान्य घनत्व के आधार पर हम वायुमंडल का नेचर बदल जाता है। ठीक, तो जब नेचर बदल जाता है तो हम क्या करते हैं, बैरोमीटर और थर्मामीटर ले लेकर ऊंचाई दर ऊंचाई नापना शुरू करते हैं। तो जहाँ तक एक जैसा पाया जाता है वहाँ तक एक परत, जहाँ उससे भिन्न पाया जाएगा, जैसे ये लाइन आप कह देंगी ये लाइन लड़कियों की है, ये लाइन लड़कों की है तो दोनों ह्यूमन मानव में, जब हम उसमें कैटेगराइज अंतर करने लगे तो ये मेल जेंडर दैट इज अ फीमेल जेंडर। तो इसी दो के आधार, नहीं बात समझ में आ रही है, इसी दो के आधार पर जब हम नापना शुरू करें तब यार लगा कि नहीं यार, वायुमंडल में सब एक जगह गर्मी तापमान नहीं और एक जैसा दबाव नहीं है। तो फिर माथा टनका कि अरे यार हुआ का कैसे नापे, अब नाप देखो कैसे नापाएगा। क्लियर? अब पढ़ोगे लिखोगे रट्टा से आईएएस बनोगे। अब पढ़ोगे जाके वायुमंडल तब समझ में आएगा कि क्या होगा। अब ध्यान से बात करो, कोई किसी के पास कोई गोला चीजें हैं राउंड, तो कोई बॉल वगैरह या कुछ ऐसा चीज हो जो बस राउंड हो, ठीक है, ले फेंक दे। दैट इज अ रिंग, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लोब को। ठीक, अब हम जो आपको समझाना चाहते थे, जब यहाँ धीरे धीरे यहाँ आएंगे तो आपकी दुनिया ऐसे गिरेंगे नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी खींचेगा और ये इतना बड़ा है कि आपको इधर आसमान दिखाई देने लगेगा। दिखाई आप कब बदलेंगे पता नहीं चलता, और इधर वो अलग मैटर है, बहुत डायमेंशन सोचोगे तो। अब ये जो है जहाँ हम यहाँ बनाए हुए हैं ये इक्वेटर है, क्लियर, और ये पोल है, ठीक है, ये ध्रुव है। अब ये बताओ कि जब ये ऐसे बढ़ रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वायुमंडल में, तो ये इतनी दूरी है। अब इनको यहाँ जब करोगे तो इनमें और जोड़ोगे तो इतनी दूरी पे नहीं आएंगे। ये यहाँ चढ़ गया, ये पोल हो गया ना, नहीं, और ये जो है ये पोल हो गया, और ये आपका इक्वेटर है। तो अगर इतना बड़ा है तो ये इक्वेटर हो जाएगा ना, तो इसके लिए आसमान ये होगा कि नहीं होगा, या यहाँ व्यक्ति जो बैठा है इसके लिए ये आसमान होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा वायुमंडल भाई चारों तरफ है ना, और इसके लिए ये होगा। अब ध्यान से बात को समझिए, जब से ध्यान से देखिए कहाँ पर वायुमंडल की गहराई ज्यादा है, क्लियर। अब 1 किलोमीटर, एक चीज मैं पढ़ाना चाह रहा, 1 किलोमीटर की गहराई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस खत्म होगा, करेक्ट। और ये जो है 2 किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर पे, 4 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे, 6 किलोमीटर पे, 7 किलोमीटर, और यहाँ टेम्परेचर मान लीजिए कि -80, गैसों का आवरण कम नहीं होता जा रहा है, घनत्व अरे यहाँ सबसे ज्यादा रहेगा, यहाँ 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 यहाँ, तो जितना विरल होगी उसको रोकेगा कौन। अभी तुम यहाँ परेशान थी, यहाँ से तुरंत नहीं भाग जाओगे घर, तो यहाँ से क्यों घर भाग जाओगे, यहाँ कोई है ही नहीं रोकने वाला। तो यहाँ जब सन की एनर्जी पहुँचती है तो जो गैसों का आवरण है, घनत्व जो कम होता है, जिसको कोई रोकने वाला नहीं होता, तो अंतरिक्ष में नहीं भाग जाएगा। तो जब यहाँ रहेगा नहीं तो गर्म कौन करेगा, नहीं बात समझ में आ रही। फिर ये यहाँ उतनी तेजी से भागेगा, तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आज़ाद होते जाएंगे, तो कोई होगा नहीं। अब हम थर्मामीटर लेके नाप रहे हैं, कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ कम हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। फिर एक ऐसी स्थिति आती है
कौन से ऐसे कारण थे कि फिर देखते हैं टेम्परेचर बढ़ने लगता है, फिर देखते हैं घटने लगता है, फिर देखते हैं बढ़ने लगता है तो बढ़ने ही लगता है। तो इस आधार पे आपको वायुमंडल में अलग अलग गुण नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। इन्हीं गुणों को परत कहते हैं। जब हम ऐसे देखते हैं ना तो परत नहीं दिखाई देता, उनके गुणों के आधार पे परत दिखाई देने लगती है। और जब अलग अलग गुण हैं तो देखिए उनका काम क्या है। अब ये बताओ कि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा सूर्य का कहाँ मिलेगा? हाँ, इक्वेटर पे, क्योंकि यहाँ पर सब ये उमस इसीलिए हो रही है ना क्योंकि वाटर वेपर है और वाटर वेपर ने सूर्य की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसीलिए उमस वाली गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो इसमें वो है वाटर वेपर। क्या की बात समझ, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो कहाँ की हवा सबसे ज़्यादा गर्म होगी? यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म होगी। तो जब इसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिल रहा है तो ये जो है तेजी से ऊपर उठेगी नहीं भैया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस पे ये गर्म हो गई तो ये तब तक उठेगी जब तक कि 0 डिग्री नहीं हो जाए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म है तो ज़्यादा ऊपर जाएगी तब न ठंडी होगी। आप मान लो कि 0 डिग्री कितने पे हो जाएगी? 30 है, 6.5 घटाते जाओ, 6 पंजे 30, 5 किलोमीटर तक तो जाएगी ना? नहीं बात समझ में आ रही है? 5 किलोमीटर तक तो जाएगी, 0 तक तो घटेगी ही घटेगी। उसके ऊपर भी घटती जाती है हवा, उठती जाती है हल्की और हल्की हल्की, क्योंकि घनत्व कम होता है। अब यहाँ पर जब सूर्य का टेम्परेचर ही कम है, मुश्किल से ध्रुवों पे 10 से लेकर 0 डिग्री के बीच में होता है, तो यहाँ हवा ठंडी रहेगी ना तुलनात्मक रूप से इसके। तो ये थोड़ा कम ऊंचाई तक उठेगी कि नहीं उठेगी? हाँ, उठेगी। नहीं बात समझ में आती? तो उठेगी यहाँ तक और ये उठ के चली जाएगी यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, संवहन धाराएं बहुत तेजी से उठती है। तो आप देखेंगे कि वायुमंडल में 2 पोल बनते, 2 तरह के बनते हैं। इसको हम पोल अगर लिख दें, इसी को काट दे रहे हैं, इसको काट दे रहे हैं, ऐसे काट दे रहे हैं तो इसको ऐसे उठा देंगे तो यहाँ उठ नहीं जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही? अरे यार देखिए ये पोल है, ये पोल है और इसका यही से काट के इसको ऐसे फैला दे तो यही वाला इक्वेटर नहीं बन जाएगा? समझाने के लिए तो ये वाला मान लो इक्वेटर है और दोनों पे अलग अलग गर्मी है ना? समझिए बात। और ये आपका बेस लाइन है। जब बेस लाइन से यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ पर संवहन कन्वेक्शनल गर्मी का मतलब होता है कि ये जो है गैसों में संवहन धाराएं होती हैं। संवहन धाराएं अपनी जगह से ऊर्जा लेकर अपनी जगह छोड़ के जाना और वहाँ पर दूसरे अणु आ जाएगा, ठीक है, संवहन के द्वारा। तो यहाँ कन्वेक्शनल संवहन के द्वारा जो है गर्म होते 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 ये उठते 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 पहुँच जाती है यहाँ पर 18 किलोमीटर तक, ठीक। ध्यान से बात समझिए। और ये पोल है और ये जब उठने लगता है ऐसे मान लीजिए तो ये कुल मिलाकर यही तक उठ पाता, क्योंकि इसके बाद नहीं उठता क्योंकि यहाँ पर एनर्जी नहीं। क्लियर? अब जब ये पोल पर ये है और ये इतना है और इन दोनों में हम देखेंगे और यही चीज पृथ्वी के चारों तरफ जहाँ पर हम लाइव लड़ा रहे हैं यही हमारी परत है, पहली परत, जहाँ पर कि तापमान और दबाव के रूप में धीरे धीरे इसके बाद अगला तापमान और दबाव के रूप में मिलना शुरू होता है। तो आप देखिए तिरछा बना कि नहीं बना? बना ना? अब आप जानते हैं, अब इसी को हम कहते हैं परिवर्तन मंडल या ट्रोपोस्फीयर। क्यों? क्योंकि समस्त मौसमी घटनाएं इसी में होती है, क्योंकि जलवाष्प ही सभी के लिए जिम्मेदार होता है, चाहे वर्षा के लिए, बादल के लिए, कोहरा के लिए, कुहासा के लिए, ओला के लिए, हेल के लिए, ये सभी के सभी लिए
वायुदाब की कमी, वायुदाब की अधिकता, सबके लिए जलवाष्प और टेम्परेचर। तो जलवाष्प मिलेगा कहाँ सबसे ज़्यादा? पृथ्वी के मंडल के चारों तरफ। जब सबसे ज़्यादा हो रहा है तो जब इसमें परिवर्तन आता जाएगा धीरे 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 धीरे, हवा ठंडी होती जाएगी। अगर इसमें पानी है, ध्यान से समझिए, अब पानी है तो ये ठंडा हो गया तो जल में बदल जाएगा ना, कंडेंसेशन, तो बारिश होगी कि नहीं? मौसम नहीं बदल गया? ओला पड़ेगा, हाँ, तूफान आएगा। यानी समस्त मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती है, इसीलिए इसको क्षोभ, डिस्टर्बेंस, क्षोभ मंडल भी कहते हैं। यानी कि समस्त मौसमी घटनाएं पृथ्वी की प्रथम परत में होती है और उसी को क्षोभ मंडल कहते हैं। और इसका निर्धारण जो होता है, ये जो है पोल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक और ध्रुवों पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई, ठीक। तो यही यूपीएससी में पूछा गया। आप सब जानते हैं नॉर्मल जानते हैं कि ध्रुवों पे कम तापमान होता है और विषुवत रेखा पे अधिक तापमान होता है। जब यूपीएससी में पूछा इसी बात को जो हम समझा रहे हैं कि, और ये जहाँ पर एकदम लास्ट होता है संक्रमण ट्रांजिशनल जोन, इसको कहते हैं ट्रोपोपार। अब हिंदी हमें नहीं पता है यार, क्षोभ सीमा, मतलब इसके बाद दूसरी सीमा शुरू हो जाती है, ठीक। मतलब दूसरा इसका गुण, अभी वो बताते हैं गुण क्या शुरू होता है। तो यहाँ से अब कैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि धीरे धीरे हम यहाँ से जब जाते हैं, ध्यान से बात को समझिए, तो पृथ्वी का टेम्परेचर गिरना शुरू होता है। टेम्परेचर क्यों गिरेगा? क्योंकि गैसों का घनत्व तो कम है, उसके रोकने वाला कोई है नहीं। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ बढ़ते जाते हैं वो गिरता जाता है। अब आप बताएं, ध्यान से बात को सुनिए। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ 30, मतलब कि यहाँ से उठ रहे हैं, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये हवा उठने लगी और 8 किलोमीटर तक उठी, क्योंकि इसके बाद ये बहुत ठंडी हो गई, उसके बाद वो उठा नहीं, क्योंकि ये पहले भी कम तापमान था। अगर यहाँ भी तापमान ज़्यादा होता तो उठी जाती। लेकिन समस्या ये है कि ज़्यादातर समय ध्रुवों पर बर्फ़ जमी होती है या लो टेम्परेचर होता है। जब खुदा कम तापमान है तो कितना उठोगे? 8 किलोमीटर के बाद, तो 8 किलोमीटर पे तो कितना कम तापमान होगा? अरे घटा ले यार, 6.5 से गुणा कर ले, 8 छक्के 48 और 8 पंजे 40, 52, तो 10 डिग्री पहले ही से है। अब 52 डिग्री घटा दो तो -32 आएगा ना, और सारी -42। क्लियर नहीं? अरे 10 डिग्री से उठना शुरू हुआ, अब 52 डिग्री तक घटाना, तो अब वो माइनस में न जाएगा, एकदम ठंडा होता नहीं। बात समझ में आया? 10 रुपया लेके चली, हाँ 10 रुपया लेके चली थी, अब 80 रुपया का सामान खरीद ली बप्पा। अब 70 रुपया तुझे उधार लेना ही लेना है ना, तो माइनस में जाओगी ना, हाँ नहीं? बात समझ में आ रही है आयुष? तो यहाँ तक तो 10 तो ये कम होगा, और कुल 52 डिग्री कम होना तो -42 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ध्यान से समझिए जो समझा रहा हूँ। और ये उठ गई टेम्परेचर 40 लेके 18 किलोमीटर। कितना कम होगा बेटा? अरे 18 छक्का 108, 18 पच्चे 90, 117 किलोमीटर। रिकॉर्ड हो रहा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, थपड़िया भी देते हैं, अंदर रिकॉर्ड मारेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी हम रिप्लेसमेंट में आए हैं। हाँ भाई, वैसे भी यार मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, और सुबह तक तुझसे बिछड़ कर जाना है कहाँ। वैसे भी हम रिप्लेसमेंट ही है, तो हमें कोई डर तो है। 117 नहीं, बात समझ में आ रही है भैया? 117 और 40 पहला से था, तो अब घटा दे 77, नहीं मारेंगे 2 थप्पड़। अब देखो माइनस, आईएएस में सवाल पूछे
कि सबसे कम कारण पूछ देगा, लोग लगा देंगे कि सबसे कम टेम्परेचर जो है मतलब ट्रोपोस्फियर में ट्रोपोपाज पे ध्रुवों पे पाया जाएगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि ध्रुव जो है सबसे कम है, मतलब पहले से ठंडा है। नहीं, सबसे कम टेम्परेचर विषुवत रेखा पे पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि संवहन धाराएं, गर्म संवहन धाराएं 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है, तो वहाँ वो ज़्यादा ठंडा होगा ना। तो इसका कथन होगा कि सबसे कम, कथन पूछा, सबसे कम टेम्परेचर ट्रोपोपाज पर भूमध्य रेखा के ऊपर या विषुवत रेखा के ऊपर विषुवत रेखा पर पाया जाता है। कारण दिया कि विषुवत रेखा पे गर्म होने, अधिक तापमान के कारण हवा की जो संवहन धाराएं हैं अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाती है। कथन सही है, कारण सही है, दोनों व्याख्या करता है। अब सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पहुँचेगा? ट्रोपोस्फियर पे, ट्रोपोपाज पे, ट्रोपोस्फियर पे सबसे कम विषुवत रेखा पे पहुँचेगा ना। क्यों? क्योंकि हाई ऊंचाई तक संवहन धाराएं पहुँच जाती हैं। तो ये मत लगा देना तुम सब कि ध्रुवों पर पाया जाता है। ध्रुवों पर पाया जाएगा? नहीं, विषुवत यही पूछता है और इसी को लोग रटते हैं। तो ये पहुंचा। अब ये एक लाइन तो बन गई 8 से 18 किलोमीटर, ठीक। अब दूसर की चीज शुरू हुई, क्योंकि वायुमंडल तो बड़ा है नया, 400-500। फिर टेम्परेचर लगाए तो यहाँ पर इसको देखेंगे कि जैसे जैसे मान लीजिए कि आप 30 डिग्री से पहुँचे, यहाँ के बात को समझिए, यहाँ 30 डिग्री था, ये प्लस में, तो ये क्या होता है यह, तो ये टेम्परेचर धीरे 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 गिरते गिरते कहाँ पहुँच गया, ये माइनस में 77 तक पहुँच गया था ना, 77-80 तक। अब यहाँ लोग जब देखने शुरू किए कि अरे यार यहाँ बात को सुनो कि टेम्परेचर अब बढ़ नहीं रहा, अब घटना चाहिए था ना, -80 से -86 होना चाहिए था, -92 होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक नई चीज़ हुई, जब वो वहाँ पर थर्मामीटर लगाए तो साला टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। तो जब टेम्परेचर बढ़ना, जहाँ से बढ़ना शुरू होगा वहाँ से एक दूसरी परत मिलना शुरू हो जाएगी, भिन्नता मिल जाएगी ना, डाइवर्सिटी मिलना शुरू हो जाएगी कि नहीं शुरू हो जाएगी। तो अब इसको लोग नापे, देखे, ध्यान से बात को समझना। और सबसे ज़्यादा मोटाई ट्रोपोस्फियर की कहाँ होगी? भूल जाएगा। और सबसे कम मोटाई ये सब आते हैं, रटना मत। सबसे ज़्यादा ऊंचाई ट्रोपोस्फियर, सबसे ज़्यादा ऊंचाई ट्रोपोस्फियर, मैंने वहाँ भूल जाएगा कि साला ट्रोपोस्फियर पढ़े थे कि स्ट्रेटोस्फियर पढ़े थे। सुबह आ गया वो नीचे जियो मार्कोलॉजी पढ़ाए अर्बन, और शाम को ये, और कुछ भी नहीं पता था क्या पढ़ाना है। हमको तो पता था कि भाई बस बच्चों का नुकसान न हो। एक बार तो मना कर दिए थे, लेकिन फिर लगा कि यार 70-80 बच्चे हैं, चलो चलते। वो BA फर्स्ट ईयर वाले हैं क्या बैठे हुए? भेजे में आ रही बात? भेजा होगा तो जरूर आएगी। अब ये तय करना कि भेजा है या नहीं है। हाँ, तो अब ध्यान से पकड़िए, सूर्य की किरणें आज, अरे यार शांत रहो, नहीं गर्मी लग रही कि सबको हाँ, सूर्य की गर्मी आ रही है और उसमें UV रेज आ रही, शांत रहो। तो जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब होते हैं वो यहाँ तक ज़्यादा होते हैं उनकी वजह से, और ऑक्सीजन हल्का होने के कारण थोड़ा ऊंचाई तक पाया जाता है। अब यहीं पर एक घटना घटना शुरू होती है धीरे धीरे, ये ऊपर से सनरेज आ रही है, UV रे, और यहाँ पर प्रेशर इतना कम हो जाता है, ध्यान से बात को समझिए, कि ऑक्सीजन जो है इसको देखो सही करना, ऑक्सीजन इतना दबाव कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो ना
उसको जोड़ने के लिए, तो ऑक्सीजन यहाँ टूट जाता है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। लेकिन उधर से यूवी रेज जब आती है 35 से 40 किलोमीटर की दूरी तक, तो चूँकि यहाँ पर यूवी रेज आती है। अब देखो, जो यूवी रेज है वो दोनों काम करती है, ओजोन को तोड़ती भी है और ओजोन को बनाती भी है। अल्ट्रावायलेट रे, अब कैसे होता खेल, तो यूवी रेज आती है सूर्य से, और यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो ये 30 से 35 किलोमीटर के इलाके हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर घनत्व कम होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन टूट जाता है, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं डेंसिटी या प्रेशर बहुत कम होने लगता है, और ऑक्सीजन अपने O2 के रूप में न होकर O और O के रूप में हो जाता है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। और यूवी रेज की उपस्थिति में जब वो यहाँ आती है 30 से 35 या 25 किलोमीटर तक, यहाँ से बात को समझिए, यहाँ जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ये O2 प्लस ये जो ऑक्सीजन, ये आपस में रिएक्शन करने लगते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया करने लगते हैं, तो ये बन जाता है वो। अब बनता तो ये यहाँ पूछेगा ये, अच्छा यहाँ क्यों बनता है, बनना तो यहाँ चाहिए था, बनना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ नहीं बनता। यही सवाल पूछेगा यूपीएससी कि जो ओजोन का निर्माण होता है वो 35 से 50 मतलब कि 25 और 40 किलोमीटर के बीच में, जबकि 8 से 18 किलोमीटर का ये पूरा एरिया खाली यहाँ नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता है कि यहाँ ऑक्सीजन टूटता नहीं, प्रेशर यहाँ ज़्यादा होता है इसकी तुलना में, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर उठता जाएगा और दबाव कम होता जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन। ये सवाल आईएएस में पूछा जाता है, अगर यूपीएससी के लिए बैठे हो तो। अभी हम 12वां निकलेंगे ना, कहेगा पता नहीं क्या पढ़ा के गया, तो साला कुछ ना समझ में आया, महाबेकार। लेकिन कोई बात नहीं। तो भाई आप दबाव में पुलिस वाला जब पकड़ता है तो पहले हर आदमी कहता है साहब हम अपराध नहीं किए, 2 घंटा लगता है, फिर दुखे लगता है, तो थोड़ा टूटने लगता है। तो वही हाल ऑक्सीजन का, वो तब तक नहीं टूटता है जब तक कि यहाँ पर प्रेशर है, लेकिन जैसे जैसे वो चढ़ेगा वो टूट गया, और जब टूट गया तो यूवी रेज जैसे ही आएगी वो इनमें रिएक्शन करना शुरू कर देगी। जो O है वो पहले O को जोड़ देगी O2 में, फिर O को जोड़ देगी O3 में। तो अब बताओ, जहाँ एक ऑक्सीजन था वो ज़्यादा भारी है या जहाँ 3 ऑक्सीजन है वो भारी है? हाँ, जहाँ 3 ऑक्सीजन है वो भारी है ना। जब ये भारी होगा बैठना शुरू हो जाएगी नीचे, और जब बैठना शुरू हो जाएगी तो यहाँ ओजोन मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं मिलना शुरू हो जाएगा, और इसी को कहते हैं ओजोन मंडल, ओजोन परत। अब ये यूवी रोज को सोख भी लेती है और आप तक हानिकारक किरणों को आने नहीं देती। तो खेल क्या हुआ, कैसे वो बदला? यहाँ तो टेम्परेचर कम होने लगा था, नहीं, यहाँ टेम्परेचर कम होने लगा था, नहीं। अब खेल यही हो गया कि साला वहाँ पर ओजोन जब बना तो आप सब पढ़ते हैं, रखते हैं कि ओजोन अल्ट्रावायलेट किरण को सोख लेती है। तो जब ओजोन का यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा परिमंडल है, ध्यान को बात को समझोगे कदो, आंधा रिकॉर्ड खराब हो रहा है, तुम फिर कंप्लेन करोगे। जब ये सोख लिया तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो -80 से शुरू हुआ था अब -78, -76, -75, ये बढ़ रहा है या घट रहा है? मानसी बढ़ रहा है, घट रहा है? हाँ, घट रहा है, तापमान बढ़ रहा है ना। फिर लिए अब तुम लोग पकड़ लीजिए, अब तापमान बढ़ना शुरू, और ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि 0। ये देखो प्रकृति का नज़ारा, -80 तक गया, बादल भी बना, सब बना, लेकिन यहाँ तापमान जब बढ़ना शुरू होता है, सब कुछ होता है, तो आप इसको स्ट्रेटो क्यों कहते हैं?
क्योंकि तापमान समान है। कहाँ रहता है? बढ़ तो रहा है। नहीं सर, उसके ऊपर कहाँ बता दो। छोट सीमा पर लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई है, यानी कि 18 से 20 किलोमीटर तक तापमान समान है। तक ये किसने बता दिया? तो ये पूरे मंडल को 80 किलोमीटर तक को क्यों, 50 किलोमीटर तक को क्यों ताप करते हैं? अगर 2 किलो जैसे इन्होंने बताया, ठीक है, देखो सवाल का उत्तर देना कभी गलत नहीं, और जितना बार आप गलत बताएंगे उतना सही सवाल उत्तर आपको मिलेगा। ठीक है, मिस्टर एक्स ने कहा कि 2 किलोमीटर तक ट्रोपोफाज में तापमान बढ़ता है, तो साला 50 किलोमीटर उसकी सीमा क्यों रखे? समताप तो और छोट सीमा और स्ट्रेटोस्फीयर की सीमा में ना 8-10 किलोमीटर तो ऐसे ही पता नहीं चलता कहाँ पर है। भाई 50 किलोमीटर तक तो नहीं कहना चाहिए ना, लेकिन अब 50 किलोमीटर तक औसतन 70-80 भी हो सकता है, 40 भी। यही सवाल मुझे बीपीएससी में पूछा गया जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गया था। हालांकि मेरा सिलेक्शन यहाँ हो चुका था, मैं तो ऐसे ही चला गया। तो उसने मुझसे पूछा कि स्ट्रेटो को स्ट्रेटो क्यों कहते हैं। जो अब मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को समझिए और चीज़ों को बहुत देखिए, एक बार पढ़िए और ढंग से पढ़िए। फिर हमने बोला यहाँ से कि -80 तक हो गया था। अब यहाँ जब टेम्परेचर मिलेगा, अब कम होता जा रहा है ना, तो सारी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अगर -78 हो रहा है, 2 डिग्री कम बढ़ गया ना, तो -78 जब मिलेगा तो यहाँ भी मिलेगा, 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 यहाँ भी मिलेगा। -50 मिलेगा तो यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। तो एक हर जिस परत पे समान टेम्परेचर है कि नहीं बता सकते। अगर यहाँ मिल रहा है -80 या 78 या 75, तो सब जगह वही मिलेगा, बस ज़्यादा। फिर यहाँ वही मिलेगा, यहाँ वही, लेकिन ऐसे तो घटता जाएगा, लेकिन ऐसे हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर समान होता है, इसीलिए इसको कहते हैं समताप मंडल या स्ट्रेटो। अरे बाप रे, आज तो राज खुल गया। हाँ, समझ में आई? और ये जाता है लगभग 50 किलोमीटर तक। अब ध्यान से बात को सुनिए। अब इसको ओजोनोस्फीयर भी कहेंगे, आता है, पूछा जाता है। समताप मंडल को ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। इसी को कीमोस्फीयर भी कहते हैं। केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, अरे भैया रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, वो टूटा यूवी रेज की उपस्थिति में, तो कीमोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर सब एक ही है। और इस स्फीयर में यहाँ तक जलवाष्प की मात्रा एकदम शून्य हो जाती है। क्या? वाटर वेपर नहीं रहता है, केवल हवा वायुमंडल होता है। जलवाष्प वायुमंडल का एक भाग, न कि वायुमंडल। क्लियर? तो जब जलवाष्प की मात्रा जब 0 हो गई तो क्या इस मंडल में बादल बनेंगे? नहीं। तो फ्री फ्रॉम क्लाउड। क्या इसमें जब बादलें नहीं बनेंगे और जलवाष्प ही नहीं है तो क्या मौसम का परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो सारी मौसमी घटनाएं, कोई सवाल है? सवाल है कि गर्मी से परेशान हो, ज्ञान प्रभाव जब बेहोश होकर के नहीं ना गिरेगी। अरे पानी दे, उसको मुझे लगा कि गिर जाएगी। हाँ देख भैया, गिरना उड़ना मत। तो जब कुछ है नहीं है जलवाष्प, तो फिर काहे का मौसम परिवर्तन? जैसे उद्धव वैसे ही माधव, एकदम हर साल ऐसे ही रहेगा ना। तो सारी मौसमी घटनाओं से और बादल जब नहीं बनेगा तो सारे जो एरोप्लेन अगर इस पर डाल देंगे, पूरा दूर तक दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो जब हाई प्लेन उड़ते हैं और खासतौर से सुपरसोनिक या ऐसी चीज़ें, तो उसको स्ट्रेटोस्फीयर में डाल के ऑटो पायलट पे डाल देता है, तान के सोता है। क्योंकि जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे और ट्रोपोस्फीयर में जब उड़ाते हैं ज़्यादा प्लेन को, सुरक्षित जो प्लेन हमेशा नहीं उड़ता है, हमेशा नहीं उड़ता। जब सुरक्षित प्लेन उड़ाता है, ऑटो पायलट में डालना होता है या कोई सेटेलाइट हो सब, तो स्ट्रेटोस्फीयर में ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ बादल नहीं बनते, वहाँ चक्रवात, वहाँ एयर प्रेशर का जो
ग्रेडियंट, ये सब नहीं बनते, तो सभी तरह के मौसम से वो परिवर्तन से फ्री होता है, उसको कहते हैं समतापमंडल। अब ओजोन तो खत्म हो गया ना, और टेम्परेचर जो बढ़ता रहा, तो चूँकि ओजोन था तो उसको वो यूवी रोज ने सेक लिया था। अब उसके ऊपर जाएंगे जब ओजोन हाइयर है तो अब रोकेगा कौन? तो फिर टेम्परेचर गिरना शुरू होगा कि नहीं होगा? नहीं बात नहीं, आगे बहुत जल्दी आगे भेजेंगे, हमको इतना जल्दी नहीं आती। अरे इतना आ गया। देखो घर में पढ़ोगे ना तब मजा बन जाएगा, और लिखोगे तो वायुमंडल का मैं बनाया तो डाल दूँ। अभी है टाइम अपने पास? कोई पानी लिया है? अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को ये वाला कुछ समझ में आ रहा है? ये वाली स्टाइल सही है, मिक्की माउस वाली कहानी वाली। एक हमें ज़्यादा पढ़ाने आता होता तो जितना खींच ले जाएंगे। तो बराबर तुम्हें बहुत मराएगा यही जो जलवाष्प है, वाटर की मात्रा इसी ने सबको सोख लिया, इसी को हटा दो, गर्मी कम हो जाएगी। और जो ह्यूमिडिटी है तो आपके बाहर का जो टेम्परेचर है अंदर मतलब वायुमंडल में नहीं जाता। ठीक है, हम लोग आते हैं लाइन पे। ये रिकॉर्डिंग लगाए हैं, फिर के नाच रहे हैं। नहीं सर, कुछ नहीं होता। अपना दिल कहे ईमानदारी से कि हमने पढ़ाया, बाकी ये सबको एक गोल था, एक इक्वेटर। अरे आयुष कुछ समझ में आ रहा है? अभी से इसको हम छोटा बना दें आप, क्योंकि जगह कम है। ठीक है, हमको 8 नहीं बनाने आता, आज तक नहीं आया 8 बनाने, 2 बार में कम से कम बनाएंगे। ये लगभग 50 किलोमीटर तक। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर देखिए पोल। अब बताओ स्ट्रेटोस्फीयर की मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ है? ध्रुवों पे हो गया ना, और सबसे कम इसी को वो सवाल पूछेगा, लोग पता नहीं कर रहे, हो गया ना। अब इसके ऊपर सब बराबर हो जाएंगे। अब हुआ क्या कि ओजोन फोजोन तो यहीं खत्म हो गए सारे, तो जब ये अब ये यहाँ पर वायुमंडल बहुत विरल हो जाएगी ना, विरल का मतलब बहुत दूर हो जाएगी। तो जब प्रेशर हैया नहीं, भीड़ हैया नहीं है, तो फिर जो सूर्य की एनर्जी थी लॉन्ग वेव में निकली थी, उसको कोई रोकने वाला है? घर कहाँ है? हरदोई है ना। ठीक, और तुम्हारा मामा घर कहाँ है? किसी का मामा का घर शाहजहाँपुर नहीं? हाँ, सब हरदोई में सारे मामा हैं। हद हो गई यार, लखनऊ में। ठीक है, चल से दूरी। ये गजब की स्थिति है कि सबके माँ बाप की ब्याह यही हरदोई में हो गया, तो तुम लोगों पे भी यही निपट जाओगे। मतलब हरदोई ऐसे कुप्पा पूरी दुनिया है। बताओ, एक के मामा शाहजहाँपुर में नहीं है? रे बाप रे। ठीक, देखिए ये जो ये बिटिया है, इसके मामा लखनऊ। ठीक, बात को समझो। देखो हमें पढ़ाने दिया, आप खूब इंजॉय करो, कोई सवाल पूछ के हा हा कर लो, कोई बात नहीं। इनके मामा लखनऊ। अब ये अपने घर से गए और मामा के घर गए, ये 100 किलोमीटर की दूरी है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स मामा और इनके पिताजी के या माताजी में है, मतलब खिंचाव है। ठीक है, मामा की गई तो
तो आज़ाद तो हुई। जो मम्मी यहाँ गरियाती रहती कि सुबह 8 बजे तक उठ नहीं रही है, चद्दर नहीं धोई, खाना नहीं बना, ताकि ग्रेविटेशनल को मोबाइल दिन भर चला रही है, कूच देंगे, तोड़ देंगे, सबके घर में होता है। हमारी बीवी हमारे भी रोज चिल्लाती है तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है 2 मिनट बतियाने की, निर्जी मोबाइल लेके अब साला पहुँचते हैं तो अच्छा कम ऐसे यहाँ नहीं चलाएंगे। हमारे साथ भी बहुत अंदर बुराई है। अब मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, किसी के पास कोई तरकीब हो तो यार जरूर बताओ। ये दिल ही नहीं मानता है ना साला। हमारे रोज मतलब बहुत नाराज़ होती है, कबो कबो तो नाराज़ हो जाएगी तो चाय भी बना के देना पड़ेगा किसी तरह, मान यार, लेकिन चाय वो बनाते रहेंगे मोहलिया के जो है। अभी कल ही नाराज़ हो गई थी बहुत ज़्यादा है। अब मान लो कि मैं यहाँ मोबाइल कर रहा हूँ, बीवी की गिरफ्त से दूर हूँ ना, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स कम है ना, यहाँ से छो कर ले। अभी वो यहाँ बैठ जाए ना तो श्वासा नहीं निकलेगा। अच्छा नहीं निकले क्यों? वो खींचता रहता है। नहीं तो पत्नी को ला के इतनी बैठा तो यही हमारे, फिर देखो हमारे पढ़ाने की इच्छा है, गले से सादा आवाज़ है ना निकले। दैट इज अ रियलिटी। जो चीज़ बाहर नेचर में हो रही वो हमारे साथ होती। तो मामा क्या नाप गई तो ठीक है, मामा नहीं बोलेंगे क्योंकि मम्मी है नहीं। 8 बजे तक आप सो लो, जो मनो सो खा लो, रात को चाहे थोड़ा बहुत, लेकिन 8 बजे तक आना पड़ेगा। तो थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन इतनी तो घरवा से तो आज़ादी है ना। लेकिन यही बिटिया दिल्ली निकल गई, यही बिटिया अब 400 किलोमीटर की दूरी हो गई, न तो कोई जानने वाला न कोई पहचानने वाला ज़्यादा, और घर से इतनी दूरी हो गई तो चाहे जैसे मन वैसे घूमे, कौन देख रहा है? देख रहा है कोई? लगा के पैक मस्त होता है। अबे लोग लड़के कहते हैं अबे साले ले, यहाँ कौन देखने वाला है? दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब ये बात नहीं समझ में आ रही? अभी ये सारी जितनी है ना, जितनी बैठी हुई हैं, जितने बैठे हैं, इनको दिल्ली भेज दो, इनको पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा, इनका ड्रेस सेंस बदल जाएगा। ये वही बिटिया है जिसको मैं CSN में पढ़ा रहा था, या मॉडर्न? क्यों? युवा आज़ाद। क्यों? यहाँ आप सभ्यता, माँ बाप, दैट इज अ कमांडिंग, वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स है और ज़रूरी भी है। और दिल्ली के बाद अमेरिका पहुँच गए तो दूरी बढ़ गई ना। तो जब ये दूरी बढ़ रही थी तो क्या यहाँ पर गैसों का घनत्व कम हो गया? तो क्या इसको कोई रोकने वाला है? तो यहाँ पर फिर तेजी से तापमान गिरता जाएगा कि नहीं गिरता जाएगा? और 80 किलोमीटर तक फिर -80 तापमान हो जाता है। ध्यान से बात को समझिए जो मैं समझा। 80 किलोमीटर खाली देखिए, हमने बताया ना कि तापमान और दबाव को पूरे वायुमंडल के परत को हमने देखा है। अब कोई एकदम ना वो नहीं है कि 80 का मतलब 80 है, एप्रॉक्स, अनुमानतः। तो यहाँ टेम्परेचर गिरने लगता है और इसको हम कहते हैं मेसोस्फीयर। और कभी कभी इसमें जो है कहीं से वाष्प तो मुक्ता बार्डर पर क्लाउड वगैरह ही होने लगे। अब नेचर को देखिए कि अब तापमान यहाँ पर गिरने लगा, तो जो यहाँ पर कहाँ जीरो हो गया था ना, अब -80 तक हो। फिर एक तरीका बदलेगा और कैसे ऊपर जाने पर इतनी ज़्यादा मतलब घनत्व तो कम हो जाता है कि सब के सब आयन के रूप में हो जाते हैं। नाइट्रोजन आयन, ऑक्सीजन आयन, ये सब आयन के रूप में प्लस या माइनस, और सब के सब ये तो मेसोस्फीयर हो गया। और यहाँ पर सारी की सारी गैसें जो हैं आयन के रूप में। और ये आयन क्या करता है? 400 किलोमीटर के ऊपर, 400 किलोमीटर के ऊपर, यानी 80 से लेकर 400 किलोमीटर, ये आयन क्या करता है कि अब फिर सूर्य तक को रोकना शुरू किया, वो आना शुरू हुआ। लेकिन हुआ क्या यहीं पर खेल? हमने बताया ना, अगर ये जलवाष्प न होता, ये धूल के कण न होते, ये धुआं न होता, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन न होता, तो ये आपको टेम्परेचर न मिलता।
ये वाटर वेपर, तो वहाँ पर जलवाष्प तो है नहीं है। गैसीय आयनित है तो जितना रोक सकती हैं और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है और टेम्परेचर 300, 400, 500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। लेकिन समस्या ये है कि वह सूर्य का जो आती है किरणें, उसका तापमान होता है, न कि लॉन्ग वेव के कारण होता है, जो मतलब यहाँ से रेडिएटर अगर 500 डिग्री सेल्सियस है वो अल्ट्रा थर्मामीटर से नापा जाता है, अति सूक्ष्म से ये आपका नहीं चलेगा। और ऐसे आप बाहर हाथ निकाल दें तो आपको जरा सा गर्मी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसको ऊर्जा में कोई बदलने वाला है नहीं। टेम्परेचर निरपेक्ष तो है लेकिन उसका तापमान नहीं बढ़ता, तो यहाँ से फिर तापमान बढ़ना शुरू। तो आप ध्यान से देखिए, चार परत हो गई? नहीं हुई? अरे नहीं हुई। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और आयनोस्फियर, 4 कंपोनेंट। अब ये आयन करता क्या है? जो पृथ्वी से रेडियो वेव जाती है, नेचर को पता था कि आप मोबाइल बनाएंगे, नहीं वो आयनोस्फीयर में थे। जो हम बोल रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ से यह आयनी जो है गैसें आयनित हो जाती है, वहाँ जाके टकराती है और टकराकर री-रेडिएट होती है। री-रेडिएट होती है मतलब पुनः विकिरित, पता नहीं हिंदी क्या होता है, क्या होगा ये? पुनः विकिरित या री-रेडिएट, ठीक है। पुनः मतलब आना, और जब पुनः वापस। अब आप बताएं, जब ये पृथ्वी है और जो सैटेलाइट होता है आपके मौसम ये सब जो इंफॉर्मेशन की, वो इसी आयनोस्फीयर में ले जाकर छोड़ते हैं। तो एक तो यहाँ आयन है और ऊपर से उसका सैटेलाइट। तो यहाँ से जब हम छोड़ते हैं तो यहाँ पर ये जाती है वेव्स के रूप में और यहाँ से री-रेडिएट होती है और यहाँ पर आपके मोबाइल का सिग्नल और टावर लगा होता है। उसको सबसे पहले जो आप फोन अपने दोस्त को मिलाते हैं, यहाँ से रेडियो वेव, ठीक है, जो वेव्स है उसकी माइक्रोवेव है, वो जाएगी कहाँ? आयनोस्फीयर में, और आयनोस्फीयर में टकराएगी और टकराने के बाद वापस आएगी और वापस आने के बाद जो सिग्नल लगा हुआ है उसको रिसीव करके आपके मोबाइल कॉल पे ट्रांसफर कर। अगर ये आयनोस्फीयर ना होता तो क्या दूरसंचार प्रणाली होती? तो गाना तुम लोगों ने सुना है, भेजी थी जो दुआ, जाके वो टकरा गई आ गई, किसे पूछूं ऐसा क्यों, वक्त भी यहाँ पे नहीं, है ना, जो भेजी थी दुआ। तो जब दुआ भेजोगे ना, वो आयनोस्फीयर तक जाती है। और आप विंग्स ऑफ फायर पढ़िए, अरे जब अपना लेवल बढ़ाओगे यार ना, तब दुनिया को जानोगे। लोग कहते हैं ना कि दुआएं काम करती हैं सच्चे मन से। दुआ क्या है? प्रार्थना क्या है? वेव्स है, ध्वनि के रूप में, जो हम अंतर्मन से करते हैं। क्या है? ऊर्जा। क्या होती है? एनर्जी। और वो किस में होती है? वेव्स के रूप में। तो जब आप रियल में प्रेयर करते हैं या अपने लिए या अन्य के लिए, तो वो आपकी जो वेव्स है वो यहाँ से निकलती है ऊर्जा के रूप में, और फिर यहाँ पर मॉड्यूलेट होके कॉस्मिक वेव में, एनर्जी में री-रेडिएट होती है। और जो उस एनर्जी का होता है फ्रीक्वेंसी को, अब वो चीज़ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ने वाला वो उसको पकड़ लेता है, उसके तो कहते हैं दुआ लगते। तो जो भेजी थी दुआ वो जाके यूँ टकरा गई आ गई। तो ये नेचर ने बना रखा है, अगर इसको हटा दो तो तुम्हारा सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब तबाह कर। इसीलिए इसको आयनोस्फीयर, आयन, और इसलिए कहते हैं, पूछा जाए, अरे बंद कर दे, अरे बंद कर, यही घर जाके खोलो। देखो जब हम पढ़ाएं ना तो आप खाली सवाल के साथ जिंदा रहिए, सब बंद कर दीजिए। तो इसको हम कहते हैं आयनोस्फीयर, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल का घनत्व इतना कम हो जाता है
कि गैसें अपने मौलिक रूप में न होके आयन के रूप में होती हैं, दबाव इतना कम हो जाता है। और यह मंडल 50-80 से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ पर तापमान बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने लगता है तो तापमान बढ़ने के कारण ऊंचाई के साथ इसको थर्मोस्फीयर कहते हैं। लेकिन वायुमंडल के लिए मतलब इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे धरातली मौसम के लिए ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए ट्रोपो और स्ट्रेटो भी पर्याप्त है, मीजो ऐसे ही। और उसके ऊपर का एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल, जिसका कि अभी निर्धारण हो नहीं गया, जहाँ से लेके अंतरिक्ष तक चले जाओ, चंद्रमा तक चले जाओ, सब के सब बहिर्मंडल। चलिए अब बताओ, तुम्हारी कहानी कुछ खत्म हुई है? नहीं, कन्फ्यूजन है। तो सारी की सारी घटनाएं, सारी चीज़ें। अब ये तो हो गया तापमान और दबाव के आधार पे वायुमंडल की परतों का निर्धारण। आज जाके ऐसे देखना है आँख में, कहना मम्मी हम स्ट्रेटोस्फीयर देखना चाहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर देखोगे कैसे, अपनी जो विजन क्षमता है बादल है, लेकिन कभी आप महसूस करिए, पढ़िए और देखिए। तो जो हम ये पढ़ते हैं ना, इसको महसूस करने की। हाँ, मैं बना रहा था विंग्स ऑफ फायर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये बात लिखी है, आप किताब को पढ़िए। उन्होंने, और इतने मशहूर वैज्ञानिक, और आप जानते हैं कि जितना बढ़िया वो कुरान जानते थे उतना बढ़िया गीता, वो सितार भी बजाते थे। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि यदि हम शुद्ध मन से प्रार्थना करते हैं, कोई सच्ची सोच और कोई काम करने की बात सोचते हैं और अपने दिमाग से जो वेव्स निकालते हैं या दिल से, वो ब्रह्मांड में जाती है। ब्रह्मांड का मतलब यही ब्रह्मांड जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और वहाँ पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से नई ऊर्जा के रूप में पुनः वापस आती है और आप अगले दिन वो नई स्फूर्ति, नई सोच के साथ एक नई रास्ते। ये APJ अब्दुल कलाम ने लिखा, मैं नहीं लिखा। और इसको आप महसूस करिएगा कि जिस दिन अगर आप सोच लें सच्चे मन से कि साला मैं 4 बजे उठूँगा, कोई अलार्म नहीं, बायोलॉजिकल क्लॉक है यार, आप उठ जाएंगे। और जिस दिन लगा कि यार संडे है, सारा चीज़ अपने मन के जीते जी है। अगर आप ईमानदारी से सोच लें, कबीरदास जी ने भी लिखा है, स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि आपकी सच्ची, यही आइनोस्फीयर है, सच्ची भक्ति है और सच्चे मन से है। और आप चाह लें कि सूर्य हमारे सोने मतलब जगने से पहले नहीं उगेगा, तो सूर्य नहीं उगेगा चाहे जो हो जाए। या तो आप पहले जागेंगे या तो सूर्य अपने, लेकिन इतनी शक्ति होनी चाहिए। दैट इज ए नेचर। यानी वो नेचर को ये पता था कि मनुष्य मोबाइल बनाएगा, बीवी का डांट खाएगा, नाराज होगी, आइनोस्फीयर दे रखा। आइनोस्फीयर को ख़त्म कर दो, सब डब्बा, उसको कौन कैच करेगा? सब के सब एनर्जी चली जाएगी, मतलब कहाँ? स्पेस, अंतरिक्ष में। ठीक, ये तो हो गया तापमान। अब कुछ लोगों को नहीं मन में पसंद आ रहा था, अब इसमें केमिकल ढूंढने लगे। केमिकल, यार अब केमिकल ढूंढोगे तो क्या ढूंढोगे? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन न ढूंढोगे, अब उसको किलो में तो नापोगे नहीं। हाँ, नापेंगे तो नापेंगे नहीं, ओजोन को डाप्सन यूनिट में नापते हैं ना, तो नापोगे तो लोग देखने लगे इसको ध्यान से। अरे सुन ले यार, केमिकल के आधार पे ओजोन का परत, तो 2 तरह की उनको चीज़ें दिखाई दी। एक होमोजीनस लेयर, ठीक है ना, होमो, सम, हिंदी क्या हो गया? सम मंडल और विषम मंडल ना। अगर अंग्रेजी में काम चल जाए तो ठीक है, चला लीजिए। होमोजीनस यानी सम मंडल और हेट्रोजीनस यानी विषम। अब ये सम विषम क्या होगा? ये सम विषम गैसों का अनुपात होगा।
सम और विषम गैसों का रेशियो ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फियर। अब ध्यान से समझो कि कैसे होगा वो। सब दिखाई दे रहा है बच्चा लोग, पूछना तो हमसे पूछ ले यार। क्या रहते प्लान बना रहा है कि चल भाग चल, यही बना रहा है। अरे खड़ा हो, खड़ा हो। क्या प्लान बना रहा है? बना तो कुछ रहा है। अभी खाने लायक नहीं है। चल कोई बात नहीं। हाँ सर, आपको गरिया ही तो रहे थे, बाहर बताएंगे तो सर बहुत गरिया रहे थे। चल कोई बात नहीं। तो बहुत उस्ताद आदमी है, जाके आप छिछोरे देखना फिल्म, जैसे वो अपने प्रोफेसर को गरियाता है, उसको गरिया नहीं निकलती है। देखिए हो ना, वो दूसरे टीम को टॉप दिया जाता है कि साले तुम उनका ध्यान भंग करो, गाली दे, तो गलिए नहीं दे पाता। तो जिस प्रोफेसर को सबसे ज़्यादा प्रसार रहता है उसकी फोटो लगा दी जाती है, अब भयंकर गरियाना शुरू कर देता है। वही रितेश कर रहा। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। अब ध्यान से देखिए, आप अब सब लोग हमको ट्रोपोस्फियर में गैसों का जो प्रतिशत बताइए कितना? 78.09, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 20.8, आर्गन 0.0, आर्गन 0.09, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। जिस तरह से हाइड्रोजन हीलियम 0.00 में नियम, ठीक। ये ताकि क्या उसका परसेंटेज है और वॉल्यूम में थोड़ा सा अलग आ जाता है, ध्यान से समझिए। अब इसका ये मतलब है, ध्यान, अब हम पढ़ते हैं कि वायुमंडल का 90% भाग जो है 5 किलोमीटर तक पाया जाता है, पढ़ते हैं ना, और 10 या 18 किलोमीटर तक 99%, उसके बाद पूरा का पूरा खाली 1%। तो जो ये ट्रोपोस्फियर है, ध्यान से बात में आप, और स्ट्रेटो है और मीजो है, इसमें जो गैसों का अनुपात है, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब के सब प्रतिशतता में, मात्रा में बराबर होते, यानी उनके अनुपात में। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर 90 किलो गैस पाई जा रही है, 90 किलो, यहाँ 90 किलो यहाँ से लेके क्या है, 90 को अगर 100 मान ले तो उसका 78% भाग क्या है, नाइट्रोजन, ठीक। और उसका जो है 20.8% भाग क्या है, ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन, 0.3। ये तो 90 किलो का। अब 10 किलो बचे ना, अब 10 किलो में मान लीजिए कि यहाँ पर 8 किलो तक पाई जा रही है, तो उसमें भी 78% नाइट्रोजन होगा। नहीं बात समझ में? प्रतिशत का मतलब अलग होता है, मात्रा का मतलब अलग होता है। या जैसे जैसे घटाएंगे तो उसकी प्रतिशतता में कोई अंतर नहीं आता है। अब मान लीजिए यहाँ 1 किलो गैस पाई जा रही है, तो 1 किलो में भी 78% नाइट्रोजन होगा और ऑक्सीजन। तो ये होमो का मतलब ये होता है कि चाहे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर में गैसों की मात्रा तो घटती बढ़ती है, लेकिन उनकी प्रतिशतता में कोई अंतर नहीं होता। समझ में आ गया होमो? हाँ। और इसके अंतर्गत 3 मंडल, हिंदी में क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। और हेट्रोस्फीयर में 2 मंडल, वो है हाँ आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसमें क्या है कि गैसों की प्रतिशतता और मात्रा दोनों में अंतर होता है। नमक तेज और कम हो सकता है, जैसे ज़्यादा हो गया प्रतिशतता, ज़्यादा हो गई, कम हो गई। नहीं बात समझ में आई कि वहाँ हो सकता है 78 का 6% हो, ऑक्सीजन ज़्यादा हो, कोई कम हो, ज़्यादा हो। लेकिन इन तीनों मंडल में जो अनुपात है, मात्रा में तो बदलाव होगा, निश्चित होगा, लेकिन उसकी प्रतिशत में प्रतिशत और मात्रा समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से कि एक सेव मैंने लिया, ठीक है, उसके मैंने 4 खाने, तो आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा
पीसेस मिल जाएंगे। तो ठीक है, बराबर भाग में बांट दिया, सबको बराबर हो गया। अब मेरे पास एक ही पीस है, ये 4 गर्ल है, तो अब मात्रा में तो अंतर हो गई, लेकिन हमने जिस अनुपात में वहाँ काटा था उसी अनुपात में चारों को काटूंगा तो प्रतिशत तो बराबर हो गया ना। आप तो ये नहीं कहेंगे ना कि मेरे साथ पक्षपात हुआ। अब मेरे पास एक छोटा पीस बचा, अब ये चारों लड़कियों को देना है तो उसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो सेम प्रतिशत होगी ना। फिर कोई उसका छोटा भाग बटा, दैट इज होमोजीनियस। और ये 3 परत होती है, क्षोभमंडल, अंग्रेजी में बोल देते हैं ट्रोपो, स्ट्रेटो और मेजो। और हेट्रो के अंतर्गत आता है आयनो या थर्मो, हेलो जी, नहीं ठीक। तो ये है आपका वायुमंडल की, एकदम टाइमली खत्म कर दी। अब किसी का सवाल है, आपके पास 10 मिनट है, मैं बैठा हूँ, पूछो। नहीं, कहानी नहीं खत्म हुई, नहीं हुई। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ 0.003 है, जैसे बढ़ के 0.004 हो गई है, मतलब इतना हम लोग फिर भी मतलब इतना मौसम परिवर्तन बताते कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी होती है, मतलब इतने परसेंट भी मतलब कैसे ऐसा गर्मी। ठीक है, अच्छा सवाल है। इनका क्या नाम है कि सर ऑक्सीजन की जो मात्रा है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी 0.04%। क्लियर? फिर मेरे भैया जो ये नेचर में, देखो सब लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, IAS में सवाल आया, मैं बताता हूँ। पूछा कौन सी ऐसी गैस है जो प्रकृति द्वारा दी गई है, वह वायुमंडल को बनाए रखने में, पृथ्वी को गर्म रखने में सहायक है। बात सुनो ध्यान से, कौन सी ऐसी गैस है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी को गर्म रखने में सहायक है, लेकिन मानव जब उसका उद्भेदन करता है, एक्सक्रीशन करता है, तो वह प्रदूषक हो जाती है। अगर इतनी खराब होती तो 0.03% क्यों देता है? अभी चले समझिए। अब हर एक चीज़ का अपनी एक सहन क्षमता है। जैसे ये आपका बाल है, ठीक है, आपके बाल को मैं ऐसे कर रहा हूँ, खींच तो रहा हूँ ना, बदमाशी तो कर रहा हूँ, लेकिन आपको ज़्यादा अभी दिक्कत नहीं, एक आध बार लगेगा कुछ याद नहीं रहा, फिर आप सही है, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा और बदमाशी किया तो आपको थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन अब भैया आप मैया रे बप्पा नहीं चिल्ला रहे, नहीं ना, ठीक है, एटमॉस्फियर को। अब वही हालत है मिक्की माउस वाला, वो वाला सुबह तब तक परेशान करता है जब तक कि बिल्ली उनको देखता है। अभी ये थोड़ा थोड़ा सह लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, लेकिन मैं और बदमाश हो गया, हमको लगा कि ये नहीं, अब मैं ऐसे खींचने लगा, अरे सर अरे सर अरे सर, तो अभी तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन ध्यान से समझिए, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मैं बहुत तेज़ी से खींचने लगा तो अब 2 चीज़ लेकर हटाने लगे ना, कंडीशन जब पॉल्यूशन, तो नेचर में मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि उसका बाल ऊपर, ये सत्वात्वाद है, ह्यूमन की एक टेंडेंसी है, जब दूसरा कोई परेशान होता है तो बड़ी हंसी आती है, क्योंकि उसके खींचे जा रहे थे तो इनको मज़ा बहुत आ रहा था। तो ये ह्यूमन में होम्योस्टैटिक प्रोसेस कि पूरे के वायुमंडल में इतना लचीलापन है कि वो आपकी बदमाशियाँ तब तक बर्दाश्त कर सकता है जब तक कि आपको सुधारने का मौका आप मांगे और दे सकते। तो यानी कि 1-2 पेड़ काट देने से, गान को समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन आप अर्थ कर दिए तो वो कहता है अब हमारी बर्दाश्त से बाहर। अब ये 0.0 तो जब ग्लोबल बढ़ेगा, आप सोचिए, तो जितना आप निकाल रहे थे, ध्यान से बात को समझिए, जितना आप निकाल रहे थे, तो यहाँ पर पेड़ हैं, वो सोख के अपना भोजन बना रहे थे, यहाँ पर महासागर हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते थे, नम भूमियाँ हैं,
तो ये सारे के सारे सोख लेते और आप निकालते जाते, तब तक तो एक बैलेंस। लेकिन अब आपकी मात्रा ज़्यादा निकाल रहे हैं और ऊपर से पेड़ काट दे रहे हैं, अन्य बायोडाइवर्सिटी को खराब कर रहे हैं। तो अब कहा कि यार मेरे बर्दाश्त से बाहर। तो 0.04% हुआ तो सूर्य की एनर्जी आ रही है और ग्लोबल है। तो जहाँ पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था, तो फट से 16 जब बढ़ेगा ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे न जाने कितनी चीज़ मेल्ट हो जाती है और कितनी प्रॉब्लम आती है। कभी आप आइसक्रीम लेते रहते हैं, लिए हैं ना, जब तक वो फ्रीजर में है एकदम मस्त रहती है और तुरंत आके नहीं गलती है। लेकिन एक ऐसी पॉइंट आती है कि आप अगर नहीं खाएं तो वो, तो ये जो 0.04 है, ये इतने पेड़ लेने की बर्दाश्त से वो बाहर बढ़ गई है। और जब बाहर बढ़ गई है तो जितनी है, और उसमें अगर एनर्जी का संतुलन आप नहीं कर रहे तो पृथ्वी गई, वो अलग है, अच्छांशी संतुलन कभी मौका मिला तो जितनी एनर्जी आती है उतनी वापस अंतरिक्ष में जानी चाहिए। एक्यूमुलेशन औसत नहीं होना चाहिए। और जब एक्यूमुलेट होने लगती है, संग्रहित होने लगती है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने लगती है। और धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है, 1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 0.00 में बिगड़ जाएगी। जीरो एक है ना, कुछ भी हो, अगर एक फुंसी हो गई ना, प्रतिया भर मैया रे बप्पा रे, ये अखाई खासतौर से कान में हो गई तो पूरा घर ला के नीचे कर देंगे। दैट इज, मतलब जब असंतुलन होता है तो वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इफेक्ट बात करता है। और हमने बताया था आपको, 1 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, 99.99999999 जितना भी लिख लो, और बारिश नहीं हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और जैसे ही इसमें 0.1% या तो टेम्परेचर घटा दिए या तो ह्यूमिडिटी आ गई, 100 हो गई, कंडेंसेशन होना। 1 डिग्री तो बहुत बहुत बड़ी बात है, समझ में आया। तो ये 0.01% जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है, वो मतलब बर्दाश्त से बाहर वाली बढ़ी है। जितना पेड़ पौधे सोख ले रहे थे, कर ले रहे हैं, उसके बाद का है। तो जो सूर्य की एनर्जी आ रही है वर्ल्ड वाइड, आप सोचिए 2 करोड़ कैलोरी प्रति ग्राम आती है, और इतनी आने शुरू हो जाएगी तो धीरे 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 तो वो वापस भी नहीं जाएगी, क्योंकि एक संतुलन है तो वो एकत्रित होने लगेगी ना। क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड जानते हो कैसे खेल खेलता है, कैसे गर्म रखता है, आपको पता है? वाटर पेपर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल में ज़्यादा हो गई, नीचे जो मतलब किरणें जाती हैं उनको अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बना रहता है। ज़्यादा हो जाएगी तो किरणें नहीं निकल पाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में डबल बॉन्ड होता है, C ये जो है काम करता है एक तरह से पारदर्शक के रूप में। ये आने तो देता है, जाने कम देता है, रोकता है, सोख लेता है। तो जब ये पर्याप्त रहता है, मतलब नेचुरल में, तो उतना ही सोखता है, उतना आने जाने देता है जितना कि आपका औसत टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ने लगती है इसकी, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है एकत्रित होने लगता है। तो अचानक नहीं बढ़ता, 50, 60, 70 साल, क्योंकि ऊष्मा संतुलन में, मतलब ऊष्मा संतुलन में क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो धीरे 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 वो चीज़ें बढ़ने लगती है, और 50, 60, 70 साल बाद उसके परिणाम आने शुरू होते हैं कि अरे यार टेम्परेचर, और उसके इफेक्ट में धीरे 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 सारी व्यवस्था। तो कोई जलवायु परिवर्तन अचानक घटना नहीं होती है। अचानक घटना जैसे ज्वालामुखी फूट गया, भूकंप, ये बहुत धीरे धीरे होती है, पता भी नहीं चलता है। न जाने कितनी गौरैया, न जाने कितनी घासें, जानवर, आपके तालाब, आपकी चीज़ें। हर रोज में बारिश तो नहीं हो रही है, 2 दिन तो बारिश हुई,
30 जून को 1-2 दिन पहले, तो वो सब जगह नहीं है। क्यों? टेम्परेचर ज़्यादा है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है। इतनी उमस के बावजूद भी एक बूंद नहीं गिरी। अगर 100 हो गई होती तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की। अब धीरे धीरे, अब जैसे आज एक टॉपिक आपने पकड़ा, अब एक का दिन पूरा भूगोल पढ़ा देंगे तो उलट जाएंगे ना, नहीं उलट जाएंगे। तो ये धीरे धीरे ना आपका ज्ञान संचय हो रहा है। प्राइमरी से शुरू किए, हायर तक जाएंगे तो स्लोली तब ना आप कहते हैं कि आपको जो है नॉलेज समझ में आई बात। ये है आपने कहा जैसे जो मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका प्रभाव 50-60 साल का जैसे जो इस समय दिख रही है तो उसका ये जो कह रहे हैं कि जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रभाव का मतलब देखिए क्या होता है। एक होता है कि धीरे 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 10-20 सालों में आप रेनफॉल पैटर्न देखेंगे। अब अचानक तो कोई पेड़ सूख नहीं जाएगा, अचानक कोई खेती तो गायब नहीं हो जाएगी, लेकिन जब 10-12 साल 15 साल में देखेंगे कि 90% 80% कौन सी जानवर हमारे यहाँ से गायब हो, कौन सी नदी गायब हो। अब गर्रा नदी अचानक थोड़ी गायब हो जाएगी, आज है कल नहीं है, उसमें चक्कर थोड़ी डाल देंगे, लेकिन ऐसे ही 10 साल बारिश नहीं हुई तो ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो उसका दीर्घकालीन प्रभाव देखेंगे ना आप, टाइम लगेगा ना। तो किसी, अरे यार आप आजा पढ़े, ध्यान से बात पूछने की, आजा पढ़े और कल यूपीएससी के एग्जाम में पहुंच जाएंगे, निकाल लेंगे क्या? निकाल लेंगे। 5 साल 7 साल आदमी मेहनत करता है, और मेहनत क्या, जब से प्राइमरी में जाता है और जब से सीखता है फिर करता है, तब ना उसके प्रभाव आते हैं। हम आज पढ़ाएं और कोई हमारे पास कैप्सूल थोड़ी है कि सब कोई खा के मस्त हो गए। हाँ, घर में पढ़ेंगे, करेंगे, धीरे धीरे तब ना आप सवाल करेंगे। किसी चीज़ का प्रभाव जो है वो धीरे धीरे आता है, बदलाव धीरे धीरे होता है। शादी ब्याह नहीं ना हुआ है, हाँ, शादी के बाद आप धीरे धीरे बदलेंगे, अचानक नहीं बदलेंगे, और आपको पता नहीं चलेगा कि आप बदल रहे हैं। माई और बाबू को पता चलेगा कि अब हमारा कहना नहीं मानता, दैट इज रियलिटी। वो शिकायत करेंगे कि पहले आता था, पूछता था कि माई क्या हाल है, अब तो सीधे चला जाता है, बीवी को पूछता है। तो दैट इज चेंजेस। और हमको और आपको पता, हमको लगता है हम वही हैं, क्योंकि ज़िंदगी के ऐसे हिस्से में पीछते जाते हैं कि हम कब चेंज होते हैं और दूसरा ना हमारे व्यवहार को नोट करेगा। हमको नहीं पता चलता, आपको पता चलता कि आप बढ़ रहे हैं, ठीक है? आपको पता नहीं चलता कि आप मैच्योर हैं, लेकिन जब आप मैच्योर की तरह व्यवहार करेंगे, बात करेंगे, अगला आपके व्यवहार को वो पकड़ेगा नहीं। दैट इज इंटेलिजेंट। ये जो मैच्योर हुआ, आपको तो लगेगा कि बच्चा ही है, और लगना भी चाहिए, लेकिन आपके व्यवहार में क्या गंभीरता आ रही है धीरे धीरे सीखिएगा। क्लियर? किसी भी जलवायु का परिवर्तन या कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, उसका दुष्प्रभाव, ऊष्मा परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, अकॉर्डिंग टू टाइम आता है। ठीक है, बाय बाय। आप लोगों को सूचना या जब आपकी क्लास हो तो यहाँ बैठिए, बाहर मत बैठो। मैंने कुछ बोले बस वो बोल नहीं पाया।